सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम शिक्षण संग्रह की भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि शिक्षण संग्रह में मैंने आपको बताया था कि 6 भाग हैं, जिसमें हम पहला और दूसरा भाग पढ़ चुके हैं और अब हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में हम भाग 3 और भाग 4 को समझेंगे। तो भाग 3 है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्य जिससे बच्चों में मानवीय मूल्य और जीवन कौशलों का विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे भी कार्य बच्चों को कराए जाएं, तो यही है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। इसके अंतर्गत 8 भाग हैं, जिसके अंतर्गत हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रातः सभा। कि प्रातः सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को बहुत ही आनंद आए। इसे कई तरीके से हम रोचक बना सकते हैं, जैसे कि अलग अलग दिनों पे अलग अलग हम प्रार्थना बच्चे बोलें, न्यूज़ वगैरह, जीके क्विज़ हो, प्रेरक प्रसंग हो, योग वगैरह हो। इस तरीके से न्यूज़, थॉट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम प्रार्थना सभा को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें संध्या सभा। संध्या सभा के लिए भी 30 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत भी समूह गान, योगासन, खेल, क्विज आदि हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें सह शैक्षिक गतिविधियाँ। इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप या संज्ञान सहगामी क्रियाकलाप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं, सेमिनार, भाषण, बाल संसद, पुस्तकालय संचालन, राष्ट्रीय पर्व, जयंती, नाटक मंचन आदि आते हैं। चौथा पार्ट है इसमें खेल गतिविधि एवं प्रतियोगिताएं। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सभी विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले जिससे उनमें चुस्ती फुर्ती आए। दोनों तरीके के खेल आवश्यक हैं, इंडोर व आउटडोर के। फिफ्थ है व्यक्तिगत स्वच्छता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों में स्वच्छता की आदत डालें, उनके नाखून डेली चेक करें, शौचालय के बाद हाथ धोएं वो, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद उनमें हाथ धोने की आदत डालें। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। सिक्स्थ है जीवन कौशल विकास। जीवन कौशल विकास से मतलब है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आए वो सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो। सेवेंथ है व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक परामर्श का मतलब है कि जो भी बच्चा इंटरेस्ट हो, जिस भी व्यवसाय को वो चुनना चाहता है, उसमें उसकी मदद करें, उसको सुझाव आदि दें। बच्चा जिस क्षेत्र में निपुण है उस क्षेत्र में उसे अग्रसर करना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें बाल संसद। बाल संसद से है कि ये बालक और बालिकाओं का मंच है जिसमें बच्चे ही मंत्री बनेंगे और अपने कार्यों को संपादित करेंगे। एक मतलब संसद बनाई जाएगी जिसमें बच्चे अलग अलग मंत्री बनेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री होंगे जो शिक्षा को लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री जो साफ सफाई संबंधित कार्यक्रम देखेंगे, जल एवं कृषि मंत्री जो देखेंगे कि पौधों में पानी डला है नहीं, जल पीने का पानी साफ़ है, ये सब व्यवस्था देखेंगे, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री। इस प्रकार से बाल संसद बनाई जाएगी। तो जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत पढ़ाई के अलावा जितनी भी ये कार्य योजनाएं हैं जिससे कि बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, वो सारी इसमें दे रखी हैं। उसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 है सीखने के लिए आकलन। तो जो भी बच्चे ने काम किया है, जो भी उसकी प्रगति है, उसका आकलन भी करना ज़रूरी है। तो आकलन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अंक आधारित आकलन। अंक आधारित आकलन को हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये अंक आधारित आकलन सिर्फ इतना बताता है कि बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं। जो हम सत्र परीक्षा से, मासिक, हाफ ईयरली, फाइनल से हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने 60% लिए हैं या 70% लिए हैं। तो ये बच्चों के अधिगम स्तर को समझने में मददगार नहीं है। इससे ये नहीं पता चलता कि बच्चे ने कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, कौन सा नहीं किया है। ये सिर्फ बच्चों की ओवरऑल परसेंटेज बताता है। जो दूसरा आकलन का प्रकार है वो है रचनात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इस आकलन में क्या होता है कि शिक्षक जब टीचिंग कर रहा है तो वो शिक्षण के दौरान ही शिक्षण अधिगम में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका पता कर लेता है और उसका निराकरण भी करता है। इस प्रकार जो लर्निंग गैप की संभावना है वो भी ख़त्म ही हो जाती है। इसके साथ ही अन्य चीज़ें जैसे नेतृत्व क्षमता, कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग कराना आदि पर भी शिक्षक इसमें दृष्टि रखते हैं।
इसीलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन भी कहते हैं। मतलब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। सतत और व्यापक आकलन में एक तो साथ ही साथ शिक्षण के दौरान ही बच्चे की कठिनाइयाँ भी पता की जाती हैं, उनका निराकरण किया जाता है। दूसरी बात, जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, नेतृत्व क्षमता, गतिविधियाँ वगैरह, उन सब पर भी शिक्षक अपनी दृष्टि रखते हैं। तो ये जो आकलन है, ये केवल उपलब्धि स्तर जानने का उपकरण नहीं है कि बच्चे ने क्या अचीव किया है, बल्कि यह सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करता है। बच्चे की जब हम प्रगति का हम आकलन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो उसकी पिछली स्थिति से करें, ना कि दूसरे बच्चों की प्रगति से। और आकलन ज़रूरी क्यों है? आकलन का लक्ष्य है जिससे बच्चों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और उसी प्रकार से हम अपने शिक्षण अधिगम की योजना को परिवर्तित कर सकें। तो इसी के साथ भाग 3 और भाग 4 शिक्षण संग्रह का बहुत ही संक्षिप्त में पूरा हो चुका है। अब आगे की वीडियोज़ में हम भाग 5 और भाग 6 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।